पति की मौत के बाद सुधा और उसकी बेटी प्रिया अपनी देवरानी और देवर के सहारे किसी तरह दिन काट रही थी। सुधा का देवर पीयूष तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसकी देवरानी बहुत खराब थी। वो उसको फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सुबह से बस इस फर्श को घिसने में लगी है। खाना क्या तेरा मरा हुआ पति बनाएगा ऊपर से आकर? खाना मैं अभी बना देती हूँ देवरानी जी, लेकिन मरे हुए इंसान के बारे में ऐसा मत कहिए, और देवर जी के दफ्तर जाने से पहले ही खाना तैयार हो जाएगा। खाना तैयार हो जाएगा? आप ना दिन पर दिन काम चोर होती जा रही हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, समझी? चल अब जल्दी से जाकर खाना तैयार करो। बेचारी जेठानी खाना बनाने चली जाती है। उसकी देवरानी हर रोज का काम बस उसी से लेती थी। ऐसे ही समय बीता। सुधा सारा काम अपनी जेठानी और उसकी छोटी 8 साल की बच्ची से लेती थी। एक रोज सुधा लगातार काम करने के कारण काफी थक जाती है और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिससे उसे तेज बुखार हो जाता है। उस रोज वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। ये देख देवरानी गुस्से में आ जाती है। क्या है ये सब जेठानी जी? सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक बिस्तर पर पड़ी हो। आज काम करने का इरादा नहीं है क्या? अंकिता, मेरी तबीयत काफी खराब लग रही है। सर में तेज दर्द भी है। आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। ये सुनकर तो देवरानी गुस्से में आ जाती है। वाह जी वाह, ठूस ठूस कर खाने में तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन ऐसे काम करने में तुम माँ बेटी को तकलीफ होती है। मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी, समझी? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दोनों माँ बेटी यहाँ से चलती बनो। अंकिता उनके सामान की पोटली उठाकर फेंक देती है, साथ ही उन दोनों को घर से भी निकाल देती है। ऐसा मत करो देवरानी जी, मेरी बच्ची के बारे में तो सोचो। मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? वैसे भी मैं यहाँ जितना काम करती हूँ उतना कहीं और करूँ तो हमें 2 वक्त की रोटियां तो मिल ही जाएंगी। अच्छा, मुझ पर एहसान जताती है। मिल ही जाएंगी तो यहाँ क्या कर रही है? निकल यहाँ से और भीख मांग कर खा। सुधा अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली गई। बुखार से तपती हुई वो लगातार अपनी बेटी के साथ पैदल चलती रहती है, लेकिन कुछ दूरी पर चलते चलते उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। पानी पानी, माँ तुम यहीं रुको, मैं भागकर पानी लाती हूँ। प्रिया भागते हुए पास की नदी में जाती है और वहाँ पड़ी एक प्लास्टिक बोतल में पानी लेकर आती है, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो सुधा वहाँ नहीं होती। माँ कहाँ चली गई तुम? माँ, मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। अब प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। वो आस पड़ोस के लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछती है। साहब क्या आपने मेरी माँ को देखा? मैं क्या तेरी माँ का नौकर लगाऊं जो उस पर नजर रखूं? चल भाग यहाँ से, धंधा करने दे। फिर प्रिया रोते हुए अपनी चाची के घर आ जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। मुझे तो लगता है वो अपने यार के साथ भाग गई होगी। ऐसा क्यों बोलती है? क्या पता वजह कुछ और हो। और प्रिया बेटी, अब तुम यहीं रहो हमारे साथ। मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगी। इसकी माँ तो अपने यार के साथ भाग गई, लेकिन मैं इसका ख्याल रखूं? नहीं। अरे तुम्हारा क्या जाता है, यहाँ रहेगी तो 2 सूखी रोटी दे दिया कर, बदले में घर का सारा काम करवा लिया कर। ये सुनकर देवरानी खुश हो जाती है। अब वो प्रिया से दिन रात काम करवाती रहती और अपने बेटे का जूठा बासी खाना उसे खाने को देती। मैं नहीं खाऊंगी ये जूठा खाना। ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, समझी? अगर तुझे यहाँ रहना है तो जूठा और बासी खाना ही खाना पड़ेगा। अब वो उसे बासी खाना खाने को ही देती। भूख से मजबूर उसे अब वो खाना ही खाना पड़ता है। एक रोज देवरानी का बेटा अंकुश अपनी माँ से जिद करता है। माँ, मुझे मैक्रोनी खानी है। मेरे स्कूल के थोड़ी दूर पर एक ठेला है, सुना है वहाँ की मैक्रोनी बहुत ही अच्छी होती है। पापा को बोलो हमें लेकर चले वहाँ। सुना है वहाँ बहुत लोगों की भीड़ आती है उसकी मैक्रोनी खाने। अच्छा, फिर तो मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ कि वो शाम को जल्दी घर आ जाए और हमें वहाँ लेकर चले। अंकिता अपने पति को फोन कर देती है। मैक्रोनी खाने का तो मेरा भी बड़ा मन है। ठीक है, मैं शाम को जल्दी घर आऊंगा, तब चलेंगे उस ठेले पर। शाम को वो सभी उस ठेले पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी प्रिया बोलती है। चाचा, मैं भी मैक्रोनी खाने जाऊंगी, मेरा भी बड़ा मन है। हाँ, जैसे तेरा बाप तो जायदाद छोड़कर गया है ना। क्यों गुस्सा करती हो अंकिता? चलने दो, इसे भी बच्ची है, इसका भी मन होगा। अब वो सभी उस ठेले पर मैक्रोनी खाने चले जाते हैं, जहाँ काफी लंबी भीड़ लगी हुई थी। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ तो। ऐसे में तो रात तक नंबर आएगा। ऐसा करते हैं, आज कहीं और से कुछ खा लेते हैं, यहाँ हम फिर किसी दिन आएंगे। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी कुछ ग्राहक आपस में बात करते हुए। गजब स्वाद है इस मैक्रोनी वाले के हाथों में। इतनी टेस्टी मैक्रोनी तो हमने आज तक नहीं खाई। ये सुनते ही देवरानी के कान खड़े हो गए। क्या सचमुच में इतनी अच्छी मैक्रोनी है यहाँ की? अब तो हम खा कर ही जाएंगे, फिर काफी देर तक इंतजार भी करना पड़े तो कोई बात नहीं।
अब वो भी ठेले पर नंबर लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर जैसे ही उनका नंबर आता है तो ठेले पर खड़ी औरत को देख वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि सुधा ही थी। सुधा को देखते ही प्रिया भागकर अपनी माँ के पास जाती है और उससे लिपट जाती है। माँ तुम जिंदा हो माँ? और तुम यहाँ कैसे? उस दिन तुम चक्कर खाकर गिर गई थी, फिर कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा माँ, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। बेटी, उस दिन मैं जब तेज तबीयत खराब होने के कारण वहाँ पड़ी हुई थी तब। मुझे बचा ले प्रभु, मेरी बच्ची को अनाथ मत होने देना। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी ठेला लेकर आ रहा था। अरे बेटी, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई पानी देता हूँ। लेकिन मैं कुछ कहने सुनने की होश में नहीं थी। फिर ये बाबा मुझे जैसे तैसे अपने घर ले आए। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने मुझे यहीं अपने साथ ही रहने दिया और साथ ही मुझे ये बढ़िया मैक्रोनी भी बनानी सिखाई। हमने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिली बेटी। मैं चाचा के घर वापस चली गई थी माँ। मुझे लगा तू वहाँ कभी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने तुझे वहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तू आ गई है ना, तो अब तू अपनी माँ के साथ ही रहेगी। नहीं भाभी, आप दोनों हमारे साथ अपने घर वापस चलिए, इन बाबा को यहीं छोड़िए। अब हम खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे, आप उसी में मैक्रोनी बनाकर बेचना और हम खूब पैसे कमाएंगे। नहीं, मैं बाबा को धोखा नहीं दे सकती। जिस आदमी के कारण आज मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, जिसने मुझे छत दी, आप चाहते हो मैं उसे ही धोखा दूं? कभी नहीं। अब मेरे ठेले पर आए हो तो मेरे हाथ की मैक्रोनी खाते जाओ, लेकिन हमारे वापस आने का ख्याल अब अपने दिमाग से निकाल दो। अंकिता देखती है कि कैसे उसकी अनपढ़ जेठानी इतनी टेस्टी मैक्रोनी बेचकर पैसे कमा रही है। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा तो बहुत था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। और अब दोनों माँ बेटी उस बूढ़े बाबा के साथ खुशी खुशी रहती हैं। अरे बहन जी, घर की बहू में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अपने परिवार को अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और ताजा भोजन खिलाना तो हर औरत का धर्म होता है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, लेकिन आजकल पारिवारिक लड़की ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर में सींग। अब आप हमें ही ले लीजिए। अर्णव मेरा इंजीनियर है, कम से कम लाखों में सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही। वो क्या है ना, मेरा अर्णव विदेशी खाना खाने का बड़ा ही शौकीन है। कहता है सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो विदेशी खाना यानी कॉन्टिनेंटल फूड, हाँ कॉन्टिनेंटल फूड बनाना जानती होगी। और आपको तो आजकल की लड़कियों का पता ही है, इंडियन खाना तो उनसे बनता नहीं, तो विदेशी तो क्या ही बनाएंगी। अरे ना 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 बहन जी, सब लड़कियां एक सी ना होती। मेरी सानवी तो हर तरह का खाना बनाना जानती है, खासकर वो विदेशी कॉन्टिनेंटल फूड। फिर तो जल्दी से उसे बुला दीजिए। उर्मिला अपनी बेटी को बुलाने अंदर जाती है। देखो सानवी, जो भी हो बस इस इंटरव्यू को क्लियर कर ले। बहुत बड़ी पार्टी आई है रिश्ते के लिए, खूब नौकर चाकर और गाड़ियां हैं घर में। तेरी बात पक्की हो गई ना तो तू राज करेगी राज। और सुनना, मैंने तेरी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ दिए हैं कि तुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है। माँ, मुझसे आलू पूड़ी रोटी सब्जी ये सब तो ठीक से बनता नहीं। पराठा बनाती हूँ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पराठा है या श्रीलंका का मैप। और कॉन्टिनेंटल डिशेस का तो मुझे नाम तक नहीं पता। अरे शुरू शुरू में तू ना वो यूट्यूब देखकर बना लियो, फिर जब उनका मन भर जाएगा कॉन्टिनेंटल खाना खाकर तो वो खुद ही मना कर देंगे बनाने को। वैसे भी अंग्रेजों का ये बेतुका खाना ज्यादा दिन तक थोड़ी ना खाया जाता है। चल अब अच्छे से टचअप लेकर बाहर आ जा। तैयार होकर सानवी बाहर आ जाती है। फिर बातचीत में अर्णव की मम्मी और अर्णव को सानवी बहुत पसंद आती है। साथ ही जब वो ये पूछते हैं कि उसे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है तो इस पर सानवी कहती है, कॉन्टिनेंटल खाना जी, वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बात सुनते ही लड़के वाले झट से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद देखो सानवी, तुम्हारे हाथ के बने कॉन्टिनेंटल खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली, अब आज जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। अभी बनाकर लाती हूँ। रसोई में जाकर वो यूट्यूब खोलती है, फिर सोचती है, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इन्हें कोई फेमस डिश बनाकर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। ऐसा करती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ और उसे कोई भी नाम दे दूंगी। सानवी फ्रिज खोलती है,
उसे उसमें तुरई दिखाई देती है। वो कच्ची तोरी में मसाले लगाकर अवन में ग्रिल होने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है सारी तुरई करारी हो गई होती है। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही करारी हो गई है। हाँ, एक काम करती हूँ, मेयोनीज और टमाटो केचप दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। फिर सानवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परोसती है और खुद किसी बहाने से रसोई में चली जाती है। वो डिश देखकर अर्णव अपनी माँ से कहता है, छी माँ, ये कौन सी सब्जी की डेड बॉडी है, काली पीली सी। छी माँ, मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है। ऐसा ना हो मुझे उल्टी हो जाए। चुप कर तू, पता भी है मैंने कितने कसीदे पढ़े हैं तेरी तारीफों के। तू मॉडर्न है, तुझे विदेशी कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अब कहीं बहू को पता चलेगा ना तू ऐसा है तो कहेगी किन गवार लोगों से पाला पड़ गया है। अब उसने बनाया है तो कॉन्टिनेंटल डिश ही होगी कोई। तू तो बस बीच बीच में झूठी मूठी तारीफ करता रही हो। ठीक कहती हो माँ, लेकिन सच्ची में माँ, ये बहुत ही वाहियात है खाने में। तभी सानवी वहां आ जाती है। वाह वाह बहू, क्या मजेदार कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है तूने। इतना मजेदार खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वाह, माँ जी को मेरे हाथ की ये जली हुई तोरई इतनी पसंद आई। वाह 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 भगवान, तूने बचा लिया। हाँ सानवी, अच्छा बना है। अब तुम कल बनाना इटालियन पास्ता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम कुछ तो जानी पहचानी चीज खाने को मिलेगी। अगले दिन सानवी इटालियन पास्ता बनाने के लिए किचन में जाती है और यूट्यूब पर रेसिपी देखने लगती है। मुझे तो इनके नाम से भी चक्कर आ रहे हैं। भला मसालों के नाम भी कोई ऐसे रखता है क्या? और ये लिट जूस क्या होता है? सीधे सीधे पत्ता गोभी भी तो बोल सकता है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं अपने हिसाब से ही पास्ता बनाऊंगी। और कौन सा ये अंग्रेज आते हैं हमसे सरसों का साग सीखने जो हम इनका पास्ता बनाए। उस दिन भी यही हुआ। सानवी ने पास्ता में व्हाइट सॉस मिलाने की जगह उसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर मिलाया। साथ ही साथ पास्ता में ढेर सारी लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल दी। अब देखना, अब ये इनका आखिरी पास्ता होगा। इतनी लाल मिर्च झोंक के डाली है कि आज के बाद नाम नहीं लेंगे कॉन्टिनेंटल खाना बनाने का। सानवी वो पास्ता लेकर बाहर आती है। वाह वाह वाह, बन गया पास्ता। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज इटालियन नहीं, मैंने आखिरी पास्ता बनाया है। लाला बहू, आखिरी हो या पहला, हमें तो खाने से मतलब है। तू ला झट से प्लेट में निकाल। अर्णव और उसकी माँ पहला चम्मच खाने के बाद ही 2 गिलास पानी पी जाते हैं। पास्ता थोड़ा तीखा लग रहा है ये कहकर वो पास्ता छोड़कर उठ जाते हैं। अब वो हर रोज इसी तरह अजीबोगरीब डिशेस बनाकर कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी साग अनकारा। एक रोज सास अपनी बहू से, बहू तेरी ना दिल्ली वाली बुआ सास, उनका बेटा और बेटी भी आ रहे हैं। तू ना उनके लिए वो सब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। वो बुआ ना बड़ा ही मजाक उड़ाती थी मेरा कि भाभी तेरी जिंदगी तो दाल चावल रोटी में ही कट जाएगी। हमारे घर तो हर देश का खाना बनता है। आज सबको दिखा दूंगी मेरी बहू कितनी गुनी है। हैं? अब पर माँ जी, मैं कह रही थी कुछ सिंपल ही बना लेते हैं। सबको ना ये मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। नहीं, तुम वही सब बनाना, उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। और हाँ, वो पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता भी जरूर बनाना, बस मिर्च थोड़ी कम रखना। शाम को सब मेहमान आ जाते हैं। दिल्ली वाली बुआ, उनकी बेटी और कनाडा में 7 साल तक शेफ की नौकरी करने वाला उनका बेटा मयंक, वो सब सानवी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर रात को सब बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। मयंक बेटा, तू तो एक बढ़िया शेफ है, लेकिन मेरी बहू तो तुझसे भी बड़ी शेफ है। उसके हाथ का पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता तू खाएगा ना तो उसका स्वाद तो तू भूलेगा ही नहीं। फिर मयंक एक एक करके वो डिशेस चखने लगा तो उसका दिमाग घूमने लगा और वो गुस्से में कहता है, जी अब बस भी करो, कॉन्टिनेंटल के नाम पर ये क्या खिला रहे हो आप? जली हुई तोरई, राख हो चुके पनीर टिक्के और अरारोट में बना हुआ आखिरी पास्ता, ये भी कोई खाना है? अरे ये कॉन्टिनेंटल तो क्या कोई फूड ही नहीं है। भला कौन से ग्रह के लोग ऐसा बेस्वाद खाना खाते हैं? मैं एक शेफ हूँ और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें क्या क्या डला है और ये कैसे बना है। सानवी बहू, ये जो कह रहा है वो सच है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे लगा था मैं यूट्यूब से सब देख देख कर बना लूंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पर आप दोनों तो उंगलियां चाट चाट कर खाते थे ना? उंगलियां चाट कर नहीं, बल्कि नाक बंद करके और अपनी उंगलियां रोक रोक कर खाते थे, क्योंकि सच तो ये था हमने कभी पहले कॉन्टिनेंटल खाना खाया नहीं था। तो क्या आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ बेटा, जैसे शादी करने के लिए तेरी माँ ने झूठ के पहाड़ बनाए ना, वैसे ही मैंने भी बनाए। हाँ, और आप दोनों के इस झूठ में आखिरी पास्ता हम दोनों का बन गया। ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। गोवा के एक छोटे से गांव में
गरीब मछुआरा मनोज अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। मनोज की मछली बिकने से ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। गांव भर में वो काफी मशहूर था क्योंकि वो अक्सर ताज़ा मछली ही बेचा करता था। घर का काम निपटाकर कभी कभी ममता भी उसके साथ बाजार आ जाती थी और साथ में मछली बेचती थी। दोनों पति पत्नी थोड़े में भी काफी खुश थे। एक रोज मनोज मछली पकड़ने समुद्र की ओर जाता है और जाल डालकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। उस रोज तेज बारिश भी हो रही थी। उसका सारा जाल पल भर में ही भर गया। वाह वाह, आज तो ऊपर वाले की अच्छी खासी मेहरबानी हो गई मुझ पर। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर उसी गांव का दूसरा मछुआरा आलोक भी आ जाता है, लेकिन मनोज के जाले को देखकर वो बुरी तरह जल भुन जाता है। सारी मछलियाँ तो ये मनोज पकड़ लेता है। काश थोड़ा जल्दी सोकर उठ जाता तो ये सब मछलियाँ मेरे जाल में होती। दरअसल आलोक बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वो रोज देर तक सोया रहता, जिस कारण बाकी मछुआरे वहाँ पर आ जाते और मछलियाँ भर कर ले जाते, जबकि आलोक रोज देर से आता, जिस वजह से उसे बहुत ही कम और छोटी छोटी मछलियाँ मिलती थी। इसीलिए उसकी कम कमाई होती थी, जबकि मनोज अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी समुद्री मछली। अरे यहाँ आइए और ताजा ताजा मछलियाँ ले जाइए, एकदम खरी मछली। आइए आइए। अरे आलोक, ये कैसी मछली बेचता है? एकदम छोटी छोटी बच्चा मछली, इसका तो कोई स्वाद ही नहीं होता है। मछली खानी है तो मनोज भाई की खाकर देखो, क्या कमाल की मछली होती है। आप सच कह रहे भाईजान? इसी तरह एक एक कर ग्राहक उसके पास ही आते हैं और मनोज की मछलियाँ 2 घंटे में ही बिक जाती हैं। अरे वाह, आज तो कमाई तो बाकी सब दिनों से ज्यादा है। आज तो घर जाकर ममता से कहूँगा मछली के पकौड़े बनाने को। एक तो ये धीमी धीमी बारिश और ऊपर से मछली के पकौड़े, वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। घर आकर मनोज अपनी पत्नी को फिश पकौड़े बनाने को कहता है। ममता बड़ी ही स्वादिष्ट फिश पकौड़े बनाती थी। उसके हाथों में गजब का स्वाद था। ठीक है जी, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में फिश पकौड़े बना कर ले आती हूँ। वो दोनों पति पत्नी अपनी गृहस्थी में काफी ज्यादा खुश थे। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, जिसमें समुद्र में खूब सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं। मनोज बहुत सारी मछली पकड़कर घर में एक छोटा सा तालाब बनाकर इकट्ठा कर लेता है। अब देखना ममता, अगले कई दिनों तक हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले कई दिनों तक हम यही मछलियाँ बेच बेच कर पैसे कमाएंगे और अब बरसात बिताने तक मुझको नदी पर नहीं जाना पड़ेगा। इसे ही बेचकर गुजारा चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा सुनिए, मैं पड़ोस की नीलम के साथ दूसरे गांव जा रही हूँ। उसके भाई के यहाँ उसको कुछ काम है। अच्छा ठीक है, मैं भी बाजार जा रहा हूँ मछली बेचने। उस रोज भी मनोज रोज की तरह अच्छी कमाई करके लौटता है, लेकिन रास्ते में आलोक कुछ गुंडे भेजकर उसका एक्सीडेंट करवा देता है। अब आलोक बड़ा खुश होता है। ससुर का नाती बहुत नोट छाप रहा था मछलियाँ बेचकर। अब सबके सब लोग मुझ मछुआरे से ही मछलियाँ खरीदेंगे। जैसे ये बात गरीब ममता को पता चलती है, वो जल्दी से अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हुआ है कि इनकी रीढ़ की हड्डी पसली टूट गई है और ऑपरेशन करना होगा, जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। लेकिन मैं गरीब, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? आपको पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा, नहीं तो तब तक इनको ऐसे ही बिस्तर पर रहना होगा, और जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता इसे घर ले जाइए। ममता उसे लेकर घर आ जाती है। फिर अगले दिन से ही ममता बाजार में मछली बेचने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन आलोक गुस्से में उससे कहता है, अरे ओ खबरदार, अगर तूने इस बाजार में मछली बेची समझी ना, तेरे चलते मेरा धंधा चौपट हो रहा है। कल से तू यहाँ दिखी ना तो देख लेना, ठीक नहीं होगा। आलोक उसे गुस्से में वहाँ से भगा देता है। उदास होकर ममता वापस जाने लगती है। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है मछली बेचने के सिवाय। तभी ममता बाजार में खाने पीने का ठेला देखती है। इस बाजार में खाने पीने के ठेले कितने अच्छे चल रहे हैं, फिर तो मैं भी अपने फिश पकौड़े बनाकर बेच सकती हूँ, और मैं बनाती भी बहुत अच्छे हूँ। अगर मैं भी उन्हें बनाकर बाजार में बेचूं तो शायद गुजारे के लायक पैसे हो जाएंगे। अगले दिन सुबह उठकर ममता ढेर सारी सुगंधित मसाले तैयार करती है और बढ़िया फिश पकौड़े बनाकर बाजार में बेचना शुरू करती है। फिश पकौड़े खा लो, गर्मा गर्म फिश पकौड़े, आओ आओ, तीखी मसालेदार फिश पकौड़े हरी चटनी के साथ सिर्फ 40 रुपए प्लेट। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे वो फिश पकौड़े वाली, जरा लगा तो 1 प्लेट। गरीब ममता फटाफट से प्लेट में गर्मा गर्म फिश पकौड़े डालकर देती है, जिसे खाने के बाद अरे वाह, मजा ही आ गया। ऐसे कमाल के फिश पकौड़े तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। तभी दूसरा आदमी इसके पास आता है। अरे तो मुझको भी लगाना 1 प्लेट। जी बस अभी देती हूँ भैया जी। दूसरा ग्राहक भी जैसे ही फिश पकौड़े खाता है तो उंगलियां चाटता रह जाता है। तुम्हारे फिश पकौड़े तो सबसे अच्छे हैं, इसने तो होटल के खाने को भी फेल कर दिया है। लोगों को गरीब फिश पकौड़े वाली की प्रशंसा करते देखकर आलोक जल भुन उठता है और वो अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करता है।
अरे ओ भाई, ये एक नंबर की ठग औरत है। इसके फिश पकौड़े बिल्कुल मत खाओ, ये बासी मछलियों से बनाती है। नहीं नहीं, आप इनकी बातों में मत आइए, ये सच नहीं है। वो रोते हुए अपनी पूरी सच्चाई का सबूत देती है। आप सब इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। आप सब चलकर मेरे घर पर देख सकते हैं। मैं एकदम ताजा और जिंदा मछली पाल कर ही उसे फिश पकौड़ी बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। ये आदमी झूठा है, ये बस मुझ गरीब को और परेशान करके मेरी जिंदगी में तूफान लाना चाहता है। शायद ये सही बात है, ये मछुआरा ही झूठा है। एक तो ये बेचारी 40 रुपए में हमारा पेट भर मछली पकौड़े हमको खिला रही है। बाजार में सभी गरीब ममता का साथ देते हैं क्योंकि इतने दिनों में सबको उसके बारे में पता चल चुका था। अब ममता बिना किसी डर के रोज बाजार में अच्छे से मछली के पकौड़े बनाकर बेचती है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी तक उसके पास में अपने पति का ऑपरेशन करवाने के पैसे जमा नहीं हो पाते, इसीलिए वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए कहती है, इतने वक्त से मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन कुछ सफलता नहीं दिखाई दे रही। ऐसे कब तक मैं पैसे जमा करूंगी और कब जाकर मैं अपने पति का इलाज करवाऊंगी। मुझे फिश पकौड़े का दाम बढ़ा देना चाहिए पर ग्राहक भड़क न जाए। वो इसी असमंजस में होती है कि वो फिश पकौड़े बनाने के लिए मछलियां काट रही होती है। तभी उसे एक मछली के पेट में से चमकती हुई चीज मिलती है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती मोती लगता है, लेकिन ये इस मछली के पेट में कैसे आ सकती है। ये समुद्र की गहराई में गई हो जहाँ मोती होते हैं और ये महंगा मोती मुझे मिलना भगवान की इच्छा था। इसे बेचकर मैं अपने पति का इलाज करवा पाऊंगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब वो मोती लेकर सुनार के पास जाती है जो कि बहुत कीमती होता है। उसे बेचकर उसे बहुत पैसा मिलता है जिससे वो अपने पति का इलाज करवाती है और दोनों पति पत्नी आखिर में साथ मिलकर फिश पकौड़े का अपना ढाबा भी खोल लेते हैं। अरे रोहित, सुना तो कोई बंगालन से शादी कर रहा है। हाँ यार, क्यों मतलब बंगाली लोग मछली बहुत खाते हैं यार। तो क्या हुआ, जिसे जो खाना है वो खाए। ज्यादातर लोग रोहित के साथ अनुपमा की शादी के खिलाफ थे, लेकिन रोहित की माँ खुद बंगालन थी, इसीलिए वो बड़ी खुश थी। अरे वाह बेटा, ये बहुत अच्छा काम किया है तूने। अब उसके साथ मन भरकर मछली तो खा सकूंगी मैं। हाँ माँ, यहाँ मेरी शादी होने वाली है और आपको सिर्फ खाने की पड़ी है। खाना ही सब कुछ होता है बेटा। तूने कभी फिश फ्राई खाया है? नहीं, वो कैसे बनती है? आपने तो कभी बनाया नहीं। मुझे नहीं आता है बेटा। बंगाल में रहते हुए बहुत खाती थी, कितने दिन हो गए खाए हुए। सुजाता को बंगाल की फिश फ्राई की बड़ी याद आ रही थी। उसका बेटा रोहित पढ़ने के लिए बंगाल गया हुआ था और तब से अनुपमा के साथ उसका चक्कर चल रहा था। पढ़ाई के बाद रोहित दिल्ली लौट आया और यहाँ उसकी नौकरी लग गई, लेकिन अनुपमा से दूर वो नहीं रह पा रहा था, इसीलिए दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसीलिए रोहित ने और देर नहीं की, उसने अनुपमा से शादी कर ली और उसे भी दिल्ली लेकर आ गया। सुजाता तो बड़ी खुश हुई। तुम्हें देखकर घर की याद आ रही है। खाना बनाना तो आता है ना तुम्हें? हाँ हाँ माँ जी, सब कुछ बना लेती हूँ। आपको क्या खाना है बोलिए। हाँ माँ, बोलो ना, उस दिन जो बोल रही थी। हाँ बहू, फिश फ्राई बना लेती हो? अरे इतनी सी बात, मैं तो फिश फ्राई बनाने में माहिर हूँ। अनुपमा ने फटाफट 3 फिश फ्राई बना लिया और सभी बैठकर खाने लगे। सुजाता तो खाते ही खुश हो गई। अरे वाह, लास्ट कोलकाता में खाई थी ऐसी फिश फ्राई। तू तो सच में फिश फ्राई बनाने में माहिर है बहू। हाँ अनुपमा, बढ़िया बनी है। इसे तो मैं चावल के साथ खाऊंगा। उसके बाद से अनुपमा हर 2 दिन में एक बार फिश फ्राई बनाने लगी और रोहित काम पर जाने लगा। लेकिन एक दिन रोहित परेशान होकर घर लौटा। क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? ऑफिस में ले ऑफ होगा, ऐसे सुनने में आ रहा है। ले ऑफ? ये क्या होता है? मतलब लोगों को काम से निकाल देंगे, बजट कट करेंगे। अरे ऐसे कैसे काम से निकाल देंगे? ऐसा ही होता है अनुपमा, तुम नहीं समझोगी। अच्छा ठीक है, तो फिर आप नई नौकरी ढूंढ लेना। इस मार्केट में नई नौकरी कहाँ मिलेगी, सभी कंपनी ले ऑफ कर रही है। ये सुनकर सुजाता भी डर गई। बेटा, तेरे पापा तो अब नहीं है इस दुनिया में, कमाने वाला तू अकेला ही है इस घर में। तेरी नौकरी चली गई तो हमारा क्या होगा? पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है। घबराओ मत माँ, अभी तक नौकरी गई नहीं है, जा सकती है। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा नौकरी बचाने की। लेकिन रोहित की कोशिश नाकामयाब रही। अगले ही दिन उसे नौकरी से निकाला गया। वो दोपहर को घर लौट आया। मेरी नौकरी चली गई है, जिसका डर था वही हुआ, अब क्या होगा? उस दिन घर में खाना नहीं बना।
सभी का चेहरा उतरा हुआ था। खाने का मन नहीं था। 3-4 दिन बीत गए। रोहित ने सभी कंपनी में इंटरव्यू दे दिया, लेकिन कहीं भी उसकी नौकरी नहीं लगी। हम तो बर्बाद हो गए बहू। बड़ी मुश्किल से बेटे को पढ़ाया था। उनके जाने के बाद बहुत मुश्किल से घर चलाती थी। रोहित को जब नौकरी मिली तब सोचा कि अब घर की हालत सुधर जाएगी, लेकिन वो भी नसीब में नहीं था। ये क्या हो गया? आप चिंता मत कीजिए माँ, कुछ न कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। क्या होगा अनुपमा? नौकरी के अलावा मैं और क्या करूंगा? मुझे तो और कुछ नहीं आता। देखिए, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आप लोग मूड ठीक कीजिए। मूड अच्छा रहता है तो कुछ ना कुछ उपाय निकल ही जाता है। रुक जाइए, मैं आप लोगों के लिए फिश फ्राई बनाती हूँ। फिश फ्राई खाकर मूड एकदम मस्त हो जाएगा। अनुपमा ने फिश फ्राई और साथ में पीले रंग का एक चावल बनाया। ये पीले रंग का चावल कैसे बनाया? इसका नाम क्या है? इसे बसंती पुलाव कहते हैं। आप खाकर तो देखिए। रोहित ने फिश फ्राई के साथ बसंती पुलाव खाया और उसके होश उड़ गए। अरे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो मस्त बैठ रहा है। मीठे मीठे पीले बसंती पुलाव के साथ क्रिस्पी फिश फ्राई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो 200 रुपए प्रति प्लेट बिकेगा। अरे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। मैं ऑफिस के बाहर ये बेच सकती हूँ। मतलब मैं फिश फ्राई चावल बेच सकती हूँ। ऑफिस के बाहर लोग खाने के लिए आते हैं ना। अरे खूब बात है। एक आदमी राजमा चावल बेचता है, उसकी कमाई तो हमारी सैलरी से ज्यादा है। अरे हाँ, तुम भी तो ये बेचकर बहुत पैसे कमा सकती हो अनुपमा। रोहित की जितनी भी सेविंग्स थी उसने वो सब ठेला खरीदने में लगा दिया। अगले दिन अनुपमा ने ऑफिस के बाहर ठेला लगा दिया। आइए आइए, फिश फ्राई चावल खाइए। ऑफिस में जो काम करते थे वो खाना खाने के लिए बाहर निकलते थे। वो लोग ठेले पर आने लगे। फिश फ्राई चावल, ये कुछ नया लग रहा है। एक प्लेट दीजिए। अरे यार, ये तो मस्त है। वही राजमा चावल छोले चावल खा खाकर पक गई थी। कुछ ही दिन में ठेले पर भीड़ जमने लगी। आसपास बहुत सारे ऑफिस थे। धीरे धीरे वहां से भी लोग फिश फ्राई चावल खाने के लिए ठेले पर आने लगे और अनुपमा महीने के लाखों रुपए कमाने लगी। तुम तो मेरी सैलरी से बहुत ज्यादा कमा रही हो अनुपमा। अब से मैं भी तुम्हें मदद करने के लिए आऊंगा। रोहित ने नौकरी की कोशिश छोड़ दी और वो भी फिश फ्राई चावल बेचने लग गया। धीरे धीरे उनकी कमाई और ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने उसी जगह पर जमीन लेकर एक ढाबा खोल दिया, जिसका नाम उन्होंने गरीब का फिश फ्राई चावल ढाबा रखा। उस ढाबे पर अब ऑफिस कर्मचारियों के साथ साथ और भी लोग गाड़ियां रोककर खाना खाने आने लगे और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।